नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की जनवरी 21 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि स्कूल एजुकेशन में जो डिस्ट्रेस चल रही है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से अगर दुनिया भर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अगर स्कूल्स बंद रही हैं तो उनमें से एक है इंडिया, जानेंगे। दूसरा, ट्रीट द पेन, कि भाई हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डिस्ट्रेस है उसकी बात तो हम कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है। वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जो लेबर फोर्स के लिए एक जो चैलेंज है वो कम नहीं है। फिर एक आर्टिकल ये वाला देखेंगे, द मिसिंग फेडरल स्पिरिट। भाई अभी जो रूलिंग स्टैब्लिशमेंट है, जो सरकार चल रही है, वो बोला कहीं ना कहीं इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही है जिसके चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं उनको अंडरमाइन करने के एफर्ट्स दिख रहे हैं। तो वैसे तो डी राजा है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, तो इनका बिल्कुल क्रिटिसिज्म ही हो रहा है सरकार का। बट हमें जानना ज़रूरी है क्या क्या प्रोविज़न है जहाँ पर फेडरल रिलेशंस हमारे रहते हैं, जानेंगे इस मुद्दे को। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल है, इनसाइड द वायरस एग्जिट। बोले 1918 में जो जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आई थी ना, वो फिर जिस तरीके से डिक्लाइन कर गई थी, बोला वैसा ही ट्रेंड अभी ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट आया है SARS-CoV-2 का, तो बोला ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा इस पर भी नज़र डालेंगे। और एक आर्टिकल रहेगा, एट स्टेक इन यूक्रेन, कि बोले जिस तरीके से रशिया अपनी अग्रेशन लगातार बढ़ा रहा है यूक्रेन के साथ, जहाँ बॉर्डर शेयर होती है, वहाँ पर दिल्ली के क्या स्टेक्स हैं, क्या रोल है, क्या इश्यूज़ हैं, जानेंगे। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इन पर नज़र डालते हैं अब डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल, एट स्टेक इन यूक्रेन। इस आर्टिकल में देखो, तन्वी मंडन जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी रिसेंट अगर देखें तो इंडिया रशिया और यूएस या फिर रशिया और वेस्ट के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। बट यूक्रेन में जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत हम नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। आज के टाइम पे 1 लाख से भी ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स को रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर के पास में डिप्लॉय कर रखा है। और आज अगर देखें तो एक टाइम था जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, मिलिट्री प्रोसेस के बेसिस पे यूक्रेन से हथिया लिया था, यूक्रेन से अपने हाथों में ले लिया था। तो वो सिचुएशन और आज की जो सिचुएशन बन रही है जिसमें मॉस्को फिर से मिलिट्री अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है यूक्रेन के अगेंस्ट में, तो ऐसे में रशिया को लेकर, चाइना को, यूएस, यूरोप और यूक्रेन को लेकर हमारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं, हमें उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आज अगर हम बात करें तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ज़्यादा गहरा होने से रोकने का हमारा एक इंटरेस्ट बना रहता है कि इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो जितनी लाइट रहे उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि चाइना हमें एग्रेशन दिखाता है और एशिया में एक रिलायबल कोई पार्टनर है जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है या फिर चाइना पे दबाव बना सकता है, वो केवल रशिया है। पर जिस तरीके से यूक्रेन में सिचुएशन अभी इमर्ज हो रही है, वहाँ पर रशिया मिलिट्री एक्शन लेने के लिए अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर चुका है और रशिया को चाइना के अलावा कोई दूसरा कंट्री ऐसा दिख नहीं रहा जो कि रशिया के कॉज को सपोर्ट कर सके। अब आप देखो कि रशिया को अगर चाइना का सपोर्ट मिलता है तो चाइना भी डेफिनेटली उसके जवाब में कुछ ना कुछ रशिया से मांगेगा, और वो हो सकता है कि हमारे साथ में जो बॉर्डर टेंशन चल रही है सीनो इंडियन बॉर्डर पे, LAC पे, तो उस बॉर्डर टेंशन में इंडियन कॉज को थोड़ा सा कम तवज्जो दे रशिया, ये डिमांड कर सकता है चाइना, और ये कह दे कि भाई जो आप आर्म सप्लाई देते हो ना इंडिया को, वो आर्म सप्लाई रिड्यूस करो। तो इस केस में हमारी वल्नरेबिलिटी इस तरीके से इक्वेशन में फंस जाती है। तो एक तो मुद्दा आ गया इस तरीके से कि बीजिंग और मॉस्को दोनों की रिलेशनशिप जितनी स्ट्रांग होती है उतना ही ज़्यादा इंडिया के लिए चैलेंज बढ़ते चले जाते हैं। ये एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशन है जैसा कि 1962 में हुआ था। कैसे? देखो, 1962 में आपको पता क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था। यूएसए के पास में एक छोटा आइलैंड कंट्री है क्यूबा, वहाँ पर फिदेल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही थी और उस गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे USSR। अभी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर का सिनेरियो चल ही रहा था। तो उस केस में यूएसएसआर जो है उसने अमेरिकन जो थ्रेट था उसको रिड्यूस करने के लिए मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी थी। कहाँ पर? क्यूबा में, कि भाई
अमेरिका अगर हमें परेशान करेगा तो हम यहाँ इसके पड़ोस से ही मिसाइल से अटैक कर देंगे और अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। ऐसा एक तरीके से सिचुएशन बन गई। तो ये वो बात ठीक है कि हाँ, ये ज़्यादा एस्केलेशन नहीं हुआ था, सिचुएशन में कंट्रोल हो गया था। फिर बाद में मतलब मिसाइल दागने की नौबत नहीं आई थी। ये 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। इस टाइम पर आप देखो कि यूएसएसआर ने सपोर्ट मांगा चाइना का कि भाई हमें यूएसए को काउंटर करना है। तो चाइना ने यूएसएसआर को सपोर्ट दिया और उल्टे में क्या किया, यूएसएसआर से चाइना ने क्या मांगा कि हमारा इंडिया के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट है, आप इंडिया को कोई कॉपरेशन नहीं दोगे। रिजल्ट क्या रहा, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ और हमारा कोई भी सपोर्ट प्रॉपर्ली करने के लिए आगे नहीं आया और अल्टीमेटली हमारी बहुत बुरे तरीके से हार हुई। तो बोला ऐसा ही कुछ लेसन हमें समझने की अभी ज़रूरत है। जिस तरीके से अभी रशिया मिलिट्री एक्शन लेने के लिए रेडी है यूक्रेन की बॉर्डर्स पे, बोला यहाँ पर अभी इंडिया के दूसरे और इंटरेस्ट हैं, उनको भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि एक तो सीधी सी बात है, सीनो रशियन मतलब चाइना रशिया रिलेशंस हैं, उनकी बात कर लो। और दूसरी यूएस और रशिया की जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो रही थी। अभी इंडिया देखो कोशिश कर रहा है हमेशा से कि यूएस और रशिया के रिलेशन अगर अच्छे रहेंगे तो इंडिया के लिए फ़ायदा रहेगा, कारण कि फिर यूएसए रशिया की बजाय चाइना पर फोकस करेगा। पर आपको पता है कि अभी रिसेंट जो अभी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन की जो मीटिंग्स हुई हैं, वर्चुअल मीटिंग हुई हो चाहे जेनेवा में इन दोनों की मीटिंग हुई हो, तो इंडिया ने इन दोनों को बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रमोट किया कि वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया इन दोनों ने मिलकर के बातचीत की। और इंडिया हमेशा चाहता है कि रशिया और यूएसए दोनों आमने सामने लड़ाई लड़ने के लिए ना खड़े हो जाए। बट जिस तरीके से अब रशिया इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में, इसकी वजह से अब वेस्ट, जिसमें यूरोप भी आ गया और यूएसए भी आ गया, और दूसरी तरफ रशिया, दोनों के बीच में टेंशन्स राइज होने का स्कोप कम नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ इंडिया के लिए टेंशन की बात है। रही सही में व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडन के बीच में जो अभी रिलेशन चल रही है वो कुछ ऐसी है कि कुछ क्रिटिक का तो ये कहना है कि जो बाइडन जो है वो रशियन वीकनेस का फ़ायदा उठा रहा है। रही सही में जर्मन और फ्रेंच ने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स किए कि कैसे भी करके सेटलमेंट हो सके यूक्रेन वाले मुद्दे का, पर वो भी फेल हो गए। जापान ने भी अपनी तरफ से अटेम्प्ट किए कि रशिया को कैसे भी करके शांति किया जाए और कैसे भी जो रशियन मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पर, एक तो जो जापान के साथ में रशिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, दैट इज़ क्यूरिल आइलैंड्स। ठीक है, जापान का अगर मैप आप देखोगे तो उसके पास में यहाँ पर ऊपर की तरफ आइलैंड्स है जहाँ पर रशिया ने कैप्चर कर रखा है और जापान क्लेम करता है कि ये हमारा है। तो और दूसरी तरफ सीनो रशियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज ये कंटिन्यू हो रही है। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो कि इंडिया के लिए चैलेंजिंग है। इसके आगे रशिया अगर मिलिट्री एक्शन यूक्रेन के अगेंस्ट में लेता है तो इंडिया के लिए ये देखो अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत मुश्किलों से यूरोप, यूएस, रशिया इनके बीच में बैलेंस बना करके आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। जब एक टाइम था 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था ना, तो उस टाइम पर इंडिया ने ना तो ओपनली क्रिटिसाइज किया था और ना ही इसको एंडोर्स किया था। इंडिया मूक दर्शक बन के रहा था और इस चीज़ को माना यह गया था कि इंडिया ने मॉस्को को सपोर्ट किया है कि क्रीमिया का एनेक्सेशन है वो ठीक है। बोला ऐसा ही कुछ अब अगर अभी सिचुएशन बनती है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंता का कारण बन जाएगी। अब सही में देखा जाए तो क्रीमिया के बाद में अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो भी यूनिलैटरली दिए गए हैं सारे के सारे, जिसमें इंडिया का इतना रोल है नहीं वहाँ पर वही चीज़ है, इंडिया ने चुपचाप मान लिया। अब मॉस्को टॉक्स अगर हो रही हैं, अब तो क्या कि बाकी यूएसए का विड्रॉल की जब बात हो रही थी तब मॉस्को में ही बातचीत हो रही थी, तो इंडिया को एक बार भी इन्वाइट नहीं किया। इंडिया को किसी ने अगर इन्वाइट किया तो वो था यूएसए कि हाँ भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिया का होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब टाइम बीता तब फिर रशिया ने इंपॉर्टेंस देनी शुरू की इंडिया को, नहीं तो पाकिस्तान, चाइना और रशिया ये तीन पटेल बन रहे थे वहाँ पे अफगानिस्तान के मुद्दे पे। ठीक है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, चाहे मुद्दा यूक्रेन और रशिया का ही क्यों ना हो। इसके आगे ये चीज़ क्लियर है ही कि अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया यूएस और इंडिया यूरोप रिलेशंस जो हैं वो रशिया के खिलाफ जाते हुए दिखाई देंगे। अब सीधी सी बात है, हमारे जो अगर ट्रेडिशनल रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे रिलेशन रशिया के साथ में या फिर रशिया के साथ की बजाय हम बात करें यूएसएसआर के साथ में, हमारे रिलेशन अलग ही तरीके के रहे थे। चाहे 1971 का जो वॉर था उसकी बात कर लो, तो इस केस में हमें थोड़ा सा
बहुत ज़्यादा मुश्किलों, वही चीज़ रिपीट हो रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रही सही में आज हम चाहते हैं कि रशिया के साथ में हमारे रिलेशंस हम डाइवर्सिफाई करें। जैसे कि हमारी अभी एंगेजमेंट्स क्या है मिलिट्री में, तो हम चाहते हैं ट्रेड भी हो, इन्वेस्टमेंट में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, स्पेस सेक्टर में जैसे पहले एंगेज किया करते थे और अच्छे से एंगेजमेंट करें। तो इंडिया अपनी एक रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है रशिया के साथ में, पर रशिया अगर यूक्रेन के साथ में ये टेंशन क्रिएट कर देता है तो उस केस में यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज, जिनमें अमेरिका भी आ गया। अब अमेरिका जो है वो रशिया और इंडिया रिलेशंस को लेकर के फिर से क्वेश्चन मार्क करेगा। कारण कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कार्ड्स एक्ट पारित किया, और उस कार्ड्स एक्ट में सीधा सा क्या था कि अमेरिका के जो दुश्मन है, जिनमें पर्टिकुलर 3 कंट्रीज पे फोकस किया था, एक तो रशिया, एक था नॉर्थ कोरिया और एक था ईरान। बोले इन 3 कंट्रीज में से किसी के साथ में भी कोई भी दूसरा कंट्री रिलेशंस रखता है, लेन देन का, कोई भी ट्रेड या किसी भी तरीके का, बोला उनके खिलाफ में हम सैंक्शंस लगा देंगे। तो इस केस में इंडिया जो है वो रशिया के साथ रिलेशनशिप रखता है, तो कार्डसा एक्ट के अंडर में सैंक्शंस लगने लाजमी है। तब आप देखो कि कार्डसा एक्ट के अंडर में जब सैंक्शंस लगने वाले थे इंडिया पे, तब सेनेटर, 2 इंपॉर्टेंट सेनेटर वहां के, जैसे हमारी राज्यसभा होती है वहां पर सेनेट है यूएस में, टेड क्रूज और मार्क वार्नर, इन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया कि भाई इंडिया अगर मॉस्को के साथ एंगेज कर रहा है तो उस पर हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। मतलब इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे बिल्कुल टॉप पे थी, और वो भी अभी भी मेंटेन्ड है। जो बाइडन ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट या उल्टे सीधे कुछ कहा नहीं है। तो इस केस में इंडिया पर ये दबाव और बनेगा कि रशिया के साथ रिलेशनशिप हम डाइवर्सिफाई करना चाहें भी तो हमें यूएसए के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। दिल्ली और वॉशिंगटन की अगर बात करें तो हो सकता है कि ये दोनों तो मिलकर के प्रॉब्लम को मैनेज कर ले। दिल्ली बोल दे कि भाई आप समझो थोड़ा बहुत, हमारी भी परिस्थितियां हैं, ऐसा कुछ। क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि वॉशिंगटन जो है वो भी समझता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए दिल्ली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एशिया में। पर सवाल यह है कि यूएसए के अलावा भी तो एक और स्टेक होल्डर है, दैट इज यूरोप। हम यूरोप को कैसे राजी करेंगे? आज अगर अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन आती है ना, तब यूरोप और यूएस दोनों अपनी जो अटेंशन है ना वो इंडो पैसिफिक रीजन की बजाय मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान पे देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में इंडिया के लिए भी चैलेंज आ जाता है कि अगर यहां पर यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया तो सीधी सी बात है भाई, हमारे मतलब यूरोप के बिल्कुल दरवाजे पर आकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर राइज हो रहे हैं तो उस केस में यूरोप इंडो पैसिफिक रीजन या चाइना के बारे में क्यों सोचेंगे? वो तो अपने खुद के दरवाजे के बारे में सोचेंगे ना। तो एग्जैक्टली यूक्रेन में अगर कोई भी आउटब्रेक होता है इस तरीके का मिलिट्री एक्शन की वजह से, तो फिर ये चीजें कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन से इनका अटेंशन जो है वो रिड्यूस कर देगी। आगे आ जाओ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है वो इंडिया के लिए और ज़्यादा मुश्किलें कैसे पैदा कर देगा। आज अगर देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक या सिक्योरिटी टाइज की हम बात करें तो यूरोप के साथ हम धीरे धीरे राइज कर रहे हैं, और उसमें भी फ्रांस सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा कंट्री है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस केस में, और रही सही में जर्मनी में भी रिजीम चेंज हुआ है, तो वहाँ पर भी हमारे रिलेशनशिप चेंज होने के अभी स्कोप दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो एशिया में हम टेंशन ऑलरेडी लेके बैठे हैं चाइना वाली। तो रशिया जिस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है चाइना को स्टेबलाइज करने के लिए, और उस केस में अगर रशिया खुद लड़ाई में फंस गया, चाइना उसको सपोर्ट देगा, तो यूरोप क्यों इधर दिमाग लगाएगा एशिया में? वो खुद के घर पे दिमाग लगाए ना पहले। एक टाइम है जब दिल्ली जो है वो लाइक माइंडेड कंट्रीज को अपने साथ में लेकर के चाइना को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसको बैलेंस ऑफ पावर हम बोलते हैं। तो सवाल ये है कि अभी मिलिट्री अटेंशन जो वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप में लगाएंगे वो क्यों एशिया में लगाएंगे? एग्जैक्टली वही चीज़ रिपीट हो रही है। फिर आगे अगर देखें तो यूरोपियन अटेंशन है वो रशिया यूक्रेन पे ज़्यादा होगी, ये हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब आ जाओ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इंडिया और यूक्रेन के रिलेशन में क्या है। तो देखो, आज इकोनॉमिकली और डिफेंस टाइज हमारे अच्छे खासे हैं यूक्रेन के साथ में। तो अगर यूक्रेन के साथ रिलेशन रशिया के बिगड़ते हैं तो हमें रशिया को और यूक्रेन को दोनों में से अगर एक चूज करना पड़े तो भी हमारे लिए मुश्किल है। और आज लगभग 7500 से ज़्यादा हमारे सिटीजन्स यूक्रेन में रिजाइड कर रह रहे हैं। तो उस केस में हमारे लिए वो भी चैलेंज हो जाएगा। जिस तरीके से आज बीजिंग जो है वो इंडिया के साथ में लड़ाई छेड़े हुए है या फिर एलएसी के अक्रॉस हमें टेंशन देता है, एग्जैक्टली वही तरीका है जिस तरीके से रशिया अभी यूक्रेन को परेशान कर रहा है, और जिसमें क्या बोला जाता है,
हिस्टोरिकल क्लेम कि भाई हमारा पुराने टाइम से ये हमारी जगह है, हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसके अलावा चाइना क्या कहता है, बोला कि हमारे जो क्लेम्स हैं उनको थ्रेटन कर रहा है इंडिया। एग्जैक्टली रशिया भी यूक्रेन को यही बोल रहा है कि भाई यूक्रेन में जो लोग रह रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो एथनिकली हमारे लोग हैं, सामाजिक तौर तरीकों के, सांस्कृतिक तौर तरीकों से रशियन कल्चर को ही वो फॉलो करते हैं। तो बोले इस तरीके से हम तो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, इसलिए हमें यूक्रेन को जीतना पड़ेगा। तो ये तरीका है। तो ऐसे में आइडियोलॉजिकल मैचिंग भी आ रही है चाइना और रशिया के बीच में, ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं टेंशन वाली चीज़ है। तो ये सारे कारण है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ में अपने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकाले, क्योंकि कैसे भी करके यूक्रेन पर अगर रशिया अटैक नहीं करता है तो उसके फ़ायदे हमें बहुत मिलेंगे। तो हमें कैसे भी करके हमारे एफर्ट्स हो कि रशिया को मनाया जाए कि भाई मत अटैक करो आप, और जो भी है नेगोशिएशंस के बेसिस पे सॉर्ट आउट कर लो मुद्दा, नहीं तो हर एंगल से इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो ये अच्छा आर्टिकल था करंट सिनेरियो को लेकर के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू लेसन प्लान। देखो आपको पता है कि 2 साल हो गए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के आउटब्रेक को, ठीक है। तो इसमें अभी तक आप देखें तो क्लासरूम्स अभी तक भी प्रॉपर अटेंशन नहीं गेन कर पा रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में सबसे लंबे समय तक अगर कहीं पे स्कूल्स बंद रही है तो उनमें से एक इंडिया भी है, ठीक है। डिजिटल लर्निंग की तरफ शिफ्ट तो कर गए, पर जिन बच्चों के पास में जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन से बिलोंग करने वाले जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, उन बच्चों के पास में क्लासरूम एक्सेस करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रही है। और 2 साल का अगर एक बार पढ़ाई का लॉस हो जाता है ना, तो आप देखो कि अभी तो उनका सोशल सर्विसेज से इतना प्रॉब्लम हो रही है और उनके फिर ज़िंदगी भर ये इम्पैक्ट डालेगा कि ये 2 साल का जो लॉस है पढ़ाई का, ये उनकी अर्निंग्स पर भी इम्पैक्ट आएगा, उनके बच्चे जो होंगे उन पर भी उनका असर पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस बेशक प्रोवाइड की, पर क्या वाकई में जो फिजिकल क्लासरूम में जितना प्रॉपर इंटरेक्शन हो सकता है बच्चों का अपने टीचर्स के साथ में, क्या उतना अच्छा इंटरेक्शन हो पाता है? इससे क्या है कि जो लर्निंग क्राइसिस है वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। जनवरी 2021 की अगर बात करें तो 5 स्टेट्स में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी एक रिसर्च की गई, स्टडी की गई पूरी, और यहाँ पर सीधी सी क्या निकल के आई है, लर्निंग लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे जो हैं उनकी फाउंडेशनल एबिलिटी, मतलब बेसिक रीडिंग, राइटिंग या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो भी उनकी छूट चुकी है। तो इसको हमें थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। साथ में अगर असर रिपोर्ट की बात करें, प्रथम एनजीओ के द्वारा जो असर रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, तो उसमें ये कहा गया कि कर्नाटका में मार्च 2021 में जब हमने रिसर्च की तो पता पड़ा कि 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनमें से केवल 66.4% ही ऐसे बच्चे थे जो कि क्लास 3rd की टेक्स्ट बुक को रीड कर पा रहे थे, जो कि 2020 में 70% हुआ करता था। अब आप देख लो, 8वीं क्लास के बच्चों को 3rd क्लास की बुक पढ़वाई और उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हमें वाकई में बहुत ज़्यादा करेक्शंस की ज़रूरत है। ये जो लूप होल्स या फिर जो ब्रेक आ गया है एजुकेशन में या लर्निंग में, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। साथ में गुजरात में एक स्टडी में ये पता पड़ा कि क्लास 10th में लगभग 33% से ज़्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने पड़े जिससे कि वो पास हो सके और 11वीं क्लास में जंप कर सकें। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही है कि एजुकेशन में प्राइमरी ही नहीं, सेकेंडरी लेवल तक क्राइसिस है ज़बरदस्त, ठीक है। और इस क्राइसिस, इस लर्निंग स्लाइड को हम अगर नहीं कैप्चर करेंगे, रोकेंगे नहीं था, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों की ज़िंदगी पर तो है ही, बाकी फ्यूचर भी इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करेगा, एक तरीके से चैलेंजेस का सामना करता रहेगा। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल रहा है दैट इज़ इररिफ्यूटेबल, दैट मीन्स वी कैन नॉट इग्नोर इट। ऐसा कंक्लूजन है कि अभी तक 3rd वेव अभी चल रही है, आपको पता है 3rd वेव अभी कब कंट्रोल होगी देखने वाली बात है। तो स्कूल्स हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सभी स्टेट्स में इनको सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है, जिसमें प्रायोरिटीज़ में रखा जाए कि पढ़ाने का जो तरीका है, जो पेडागोजिक मैनर है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए और उनको फ्रीडम प्रोवाइड की जाए। और इसमें मेन है कि स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल टीचर्स, देखो सीधी सी बात है कि एक तो आप अपने सिलेबस को टारगेट करके फिर पढ़ाओगे बच्चों को, तो उससे क्या होगा
कि बच्चे का फाउंडेशन कैसा है, पिछले 2 सालों में क्या सीखा क्या नहीं सीखा। जो बच्चा 8th क्लास में था वो बच्चा पेंडेमिक में अभी 10th क्लास में आ गया। अब उसके 8th के क्वेश्चन से अच्छे से नहीं हो रहे हैं, और 8th का हाल हमने अभी देखा ना कर्नाटका में कि 66% के लगभग बच्चे ही ऐसे हैं जो 3rd क्लास की बुक्स पढ़ सकते हैं। इसका मतलब जो बच्चे 8वीं से 10वीं में पहुंच गए वो अभी तक 3rd क्लास की बुक्स पढ़ने में कैपेबल हों, उनके नंबर्स कितने हैं? हर 100 में से केवल 66 बच्चे। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो फाउंडेशन करेक्ट करनी जरूरी है, ये कमियां हमें ठीक करने की जरूरत है। तो ब्रिज कोर्सेज कंडक्ट करवाओ। आने वाले इस साल की, ये जो 2022 चल रहा है, बोले इसके जो आने वाले 10 महीने हैं वो कुछ ऐसे हो जिसमें टीचर्स को फ्रीडम दी जाए, जिससे टीचर जो हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंटली ट्रीट कर सकें। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने तो कोप अप कर लिया जल्दी से, बट ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, जो पीछे लैगिंग रह गई है, जो कमियां रह गई है। तो ऐसे में एजुकेशन में ब्यूरोक्रेसी का जो एक्सरसाइज है उसको तो करो बंद, शॉर्ट टर्म सिलेबस गोल है उसको भी करो बंद, और कोशिश ये करो कि भाई बच्चों को टीचर्स जो हैं वो अपने हिसाब से प्रॉपर डिसीजन मेकिंग लेते हुए और फिर बाद में रेमेडियल लर्निंग प्रोवाइड की जाए। दैट मीन्स रेमेडी, उपचार दिए जाए बच्चों की शिक्षा में जो भी प्रॉब्लम आ गई उनको करेक्ट करने के लिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है ना, वो कॉन्फिडेंस ठीक हो। और भाई सीधी सी बात है यार, 8वीं का बच्चा सीधा 10वीं क्लास में भी पढ़ रहा है और उसको अभी तक ये नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो बोले ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो जो अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये लर्निंग क्राइसिस पूरे कंट्री के लिए क्राइसिस का कारण बनेगा आने वाले टाइम पे। अभी तो है ही, अभी तो इंडिविजुअल लेवल पे है, फिर बाद में जब वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होने का टाइम आएगा, स्किल डेवलपमेंट की बात हम करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, हायर एजुकेशन में कि हाँ भाई स्किल कोर्सेज कंडक्ट करो और वोकेशनल कोर्सेज लो, तो वहाँ पर वो क्या कैप्चर करेंगे, क्या वो समझेंगे वहाँ पर बच्चे। तो स्कूल्स को प्रायोरिटी पर रखने की ज़रूरत है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इन्फेक्शन के तो ही स्कूल्स को बंद करो, अब स्कूल्स को बंद मत करो आप, ठीक है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लर्निंग को प्रायोरिटी पे रखें। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है एडिटर के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द मिसिंग फेडरल स्पिरिट। आर्टिकल को देखो लिखा है डी राजा के द्वारा। इस आर्टिकल में इनका ये कहना है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ चुका था, मतलब लागू हो चुका था, तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि या तो हमारी प्रीएम्बल में हम एक्सप्लिसिटली देख पा रहे हैं और कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिटली दिखती है कि हाँ जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन वैल्यूज़ पे टिका हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारी प्रीएम्बल में अगर हम देखें तो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की हम बात करते हैं कि सबको न्याय मिले, समानता के साथ ट्रीटमेंट मिले, सबकी स्वतंत्रता बची रहे और सबके बीच में भाई बंधुवाद जो है बना रहे। तो इस केस में क्या आ जाता है कि इन वैल्यूज़ को हम देखते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है। इसके अलावा सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का वैल्यू हम बार बार देखते हैं। सोवरन दैट मीन्स देयर इज़ नो पावर जो कि आउटसाइड इंडिया से हमारे ऊपर दबाव लगाती हो, हम अंदर के अंदर हमारे लिए कानून खुद बनाते हैं, हमारे रूल हमारे खुद के हाथ में। सोशलिस्ट दैट मीन्स समाजवाद, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं हमारे समाज को डिवाइड नहीं होने देंगे, कोऑपरेट करेंगे, वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करेंगे। सेक्युलर दैट मीन्स हमारे स्टेट का, सरकार का कोई धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्शन टाइम पे होंगे। रिपब्लिक दैट मीन्स हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारे देश का जो राजा है, उसका भी इलेक्शन ही होगा हमारे यहाँ पर। तो ऐसे सिचुएशन हमारे यहाँ पर दी है। इसके अलावा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की हुई है, ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा ब्रॉडर वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा हमारे इंडिया की अगर बात करें तो सब कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन साइज का ज्योग्राफिकल एरिया है। तो ऐसे में डाइवर्सिटी ज्योग्राफिकली देखो, चाहे कल्चरली देखो, चाहे हिस्टोरिकली देखो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एथनिसिटी के जो लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फोरफादर्स ने ये प्रोविजंस रखे थे। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, इसमें फेडरल स्पिरिट और फेडरल आइडियाज़ पे बेस्ड है। अब फेडरल वर्ड क्यों यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं? फेडरल का मतलब हो गया जहाँ पर छोटी छोटी जो एंटिटीज़ होती हैं वो मिल करके और फिर बाद में अपना रूल है वो डिसाइड करती हैं।
अब फेडरल के भी दो तरीके होते हैं, एक तो कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। ये चीज़ आपने 10th क्लास की जो पॉलिटिकल की बुक है वो जरूर पढ़ ली होगी। देखो एनसीईआरटी के बिना तो कुछ नहीं होना है। अगर एनसीईआरटीज आपने नहीं पढ़ी है ना तो मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटीज आप देख लो। कई बार कमेंट आते हैं सर एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़नी है आप बता दो। तो एक काम करो, बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। और मेरा जहाँ तक मैं आपको रिकमेंड करूँ, जो रोमन सैनी सर हैं, है ना, अनअकैडमी का आपको वीडियो मिलेगा, उसमें आप एक बार ज़रूर देखना, उनका वीडियो देखना, उन्होंने पूरा अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। बाकी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा, एक्स्ट्रा वीडियो बनाने का टाइम मिलता ही नहीं है, मिलता भी है तो मेरा यूँ करता है कि अभी थोड़ा सा मार्च तक का बोला हुआ है मेरा आपको, ठीक है ना। लाइव इंटरेक्शन के लिए भी बोलते हैं कुछ बच्चे कि सर लाइव इंटरेक्ट करो, कर लेंगे लाइव इंटरेक्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप बस मेन तो अपना फोकस इस पे रखो। पॉइंट हमारा था उस पे आता हूँ मैं फिर से, देखो अभी, ठीक है ना, कुछ चीज़ों का आंसर अभी नहीं दे सकता मैं। पॉइंट ये है कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट जो फेडरलिज्म में होता है, हमारा है होल्डिंग टुगेदर। दैट मीन्स हमारा देश पहले बना और फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हमने डिवाइड कर दिया हमारे देश को छोटे छोटे स्टेट्स में, जिससे कि काम आसानी से चल सके। ये तो हो गया होल्डिंग टुगेदर कि हमने पकड़ रखा है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पावरफुल होती है क्योंकि आपको होल्ड करना है, कोई भाग ना जाए, राइट। दूसरी तरफ कमिंग टुगेदर, यूएसए की 13 छोटी छोटी कॉलोनी साथ में आई और उन्होंने अपना एक फेडरेशन बनाया कि भाई एक एक अगर अलग रहेंगे तो पता पड़ा कि बाहर से आकर के कोई अटैक कर देगा तो बचेंगे कैसे, मर जाएंगे ऐसे, तो छोटे छोटे देश हैं अपन। तो उन्होंने क्या किया डिसाइड, बोला ठीक है छोड़ो हम एक साथ आते हैं। तो वो 13 जने साथ में मिलकर के उन्होंने और एक कंट्री बना दिया। तभी तो क्या बोला गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑफ अमेरिका क्यों, क्योंकि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स का मिलकर के एक कंट्री बना दिया गया। आज उस कंट्री में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में वो हो गया कमिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर में तो भाई स्टेट्स ने अपनी इच्छा से अपनी ज्वाइनिंग की है ना, इसका मतलब वहाँ पर स्टेट ज़्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसमें इतना सही है कि वहाँ पर कॉमर्शियल इश्यूज़, करेंसी, या फिर आप देख सकते हो करेंसी, कॉमर्शियल इशू, इंटरनेशनल रिलेशन और कम्युनिकेशन, ये चीज़ें हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है। बाकी सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें कहाँ पर आ जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में। और हमारे क्या है, ज़्यादातर पावर हमारे किस में दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। चलो जी, ये आपका फेडरेशन का हो गया। अब आ जाते हैं फिर से आर्टिकल में। देखो बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, अलग अलग एथेनिसिटी, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी डिवाइड कर रखी है अलग अलग लेवल्स पे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो गई और लोकल गवर्नमेंट्स भी हो गई। अब अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल की, तो इसमें 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको लिस्ट 1, 2, 3 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी बोलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो इसमें अलग अलग स्पेयर में इसलिए डिवाइड किया गया कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना आए, लड़ाई ना हो, ठीक है। दोनों अपने अपने स्पेयर में अपना काम करें, ठीक है। यूनियन लिस्ट में केवल यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट काम करेंगी। कॉन्करेंट में ऐसे सब्जेक्ट डाल दिए जहां पर यूनियन को लगे कि हाँ जी मुझे कानून बनाने की जरूरत है तो वो बना सके, और स्टेट को लगे तो स्टेट बना सके। दैट मीन्स अच्छे से स्पेयर्स हैं वो डिवाइड कर रखे हैं हमारे यहाँ पर प्रॉपरली। फिर बाद में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 वो आते हैं। तब हमारे यहाँ पर एक और लेयर जोड़ दी जाती है जिसमें लोकल बॉडीज़ की हम बात करते हैं। 73rd पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 74th जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनके बारे में प्रोविज़न डाल दिया। इनके लिए भी सब्जेक्ट्स को अच्छे से डिफाइन कर रखा है आर्टिकल 246 और आर्टिकल 243 जी के अंडर में। फिर आ जाती है बात हमारे यहाँ पर कि फेडरल स्पिरिट को हम कंटिन्यू करें, उसके लिए आर्टिकल 280 जिसके अंडर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और उस फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा कि जो रिलेशनशिप है यूनियन और स्टेट के बीच में, किसको लेकर के, फाइनेंशियल रिलेशन, कि पैसा इनके बीच में कैसे बटेगा जो भी टैक्स कलेक्ट होगा, तो उसके लिए प्रोविजन कर रखा है आर्टिकल 280 में। इसके अलावा राज्यसभा का भी प्रोविजन आपको पता ही है कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम तैयार कर रखा है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, तो बाई कैमरलिज्म है, 2 हाउसेज हैं, एक तो हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक हो गया स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको आपको लोकसभा बोलते हो ही। तो यहाँ पर प्रॉपर डेलिब्रेशन होता है कि कब क्या और कैसे हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके आगे
दो स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दो स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में भी प्रोविजन किए हुए हैं, जिसके तहत बातचीत करा करके कोई भी मैटर अगर है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में या फिर यूनियन और स्टेट के बीच में। फिर बात आ जाती है कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडीज की। फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1950 में, जो कि अभी तो नीति आयोग में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन के बाद में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें प्रॉपर डिस्कशन होता है, जो भी मुद्दे होते हैं स्टेट से रिलेटेड, कुछ भी सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन पर बातचीत करनी है, क्या डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट है वो सारी। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जो कि अपने आप में, इसके अलावा और भी कुछ इनफॉर्मल बॉडीज़ है जहाँ पर यूनियन, स्टेट, यूटीज़, इनकी इश्यूज़ को सेटल किया जाए। तो ओवरऑल कैसा है कि हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव स्पिरिट पे ध्यान दिया गया है, जिससे कि यूनियन और स्टेट साथ में मिलकर के काम करें और इंडिया की प्रोग्रेस है उसको इंश्योर कर सकें। अब आ जाती है बात राइटर की। ये तो आ गए प्रोविजन। अब राइटर कर रहे हैं क्रिटिसाइज कि करंट गवर्नमेंट किस तरीके से इग्नोर कर रही है। बोला प्लानिंग कमीशन के बाद में नीति आयोग स्टैब्लिश किया गया, तो बोले नीति आयोग में बोले अब इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का नहीं है। कारण कि जो इंटर स्टेट, एक तो क्या है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी वही प्लानिंग कमीशन के साथ साथ में ही स्टैब्लिश हुई थी। बोलो उसकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है पिछले 7 सालों में। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो वो पिछले 7 सालों में बोला केवल एक बार बैठी है बातचीत करने के लिए। जो आर्टिकल 280 के अंडर में 15 फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज का सामना कर रहा है डेवोल्यूशन को लेकर के। डेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि जो भी टैक्सेशन के बेसिस पे मनी इकट्ठी हुई है उसका कितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा, उसको लेकर के बोले इनडायरेक्ट टैक्स में भी कहीं ना कहीं एक कहता है ना यूनिटरी फीचर ज़्यादा आ गया फेडरलिज्म के बजाय। क्योंकि जीएसटी जब से इंप्लीमेंट हुआ है उसमें बोला सबसे ज़्यादा मतलब स्टेट्स ने अपना जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो प्रोविज़न था या उनका जो राइट थे उसके लगभग 70% राइट्स को उन्होंने दे दिए थे। बोला कि हाँ जीएसटी काउंसिल है वही डिसाइड करेगी। अब जीएसटी काउंसिल के अंदर जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे बोले कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ ज़्यादा रहती है। इसके अलावा स्टेट्स में कोई भी डिसीजन लेने होते हैं तो बोला वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर से इतना कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, स्पेशल प्रोविज़न किया हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बोलो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं पूछा गया। फिर आ जाओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है उसकी लिस्ट सेकंड, जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, उसमें एंट्री नंबर 14 अगर देखो तो वहाँ पर एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 कानून बना दिए जिनको हमने क्या बोला कि 3 कंटेंशियस लॉज, जिनको अल्टीमेटली फार्म लॉज, जिनको अल्टीमेटली सरकार ने रिपील किया। तो बोलो वो भी कहीं ना कहीं ज्यूरिसडिक्शन में कहीं ना कहीं इंटरवेंशन था। तो बोले ये भी एक अपने आप में फेडरलिज्म पे अपने आप में क्वेश्चन है। फिर आ जाओ एजुकेशन पे। बोले एजुकेशन में भी तमिलनाडु के स्टूडेंट्स जिनको नीट एग्ज़ाम पास करने में प्रॉब्लम आई और उनमें से कुछ एक बच्चे ने मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, तो बोले ये वजह है सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन की वजह से। तो बोले जब अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग कल्चरल, अलग अलग एजुकेशनल प्रोविजन और उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, तो बोले उनके लिए डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में जो एग्जामिनेशन पैटर्न चल रहा था उसको कंटिन्यू करना था। तो एक ये भी क्रिटिसिज्म आ रहा है यहाँ पर कि भाई किस तरीके से फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। इसके आगे फिर राइटर बोल रहे हैं कि जो अभी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बोलो उसमें भी कहीं ना कहीं फेडरल स्पिरिट को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा है पावर। फिर बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको भी एक्सटेंड कर दिया कि बीएसएफ आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो रेड क्लिफ जो इंटरनेशनल लाइन है उसके साथ में डिप्लॉयड रहती हैं। अब रेड क्लिफ जो कमीशन था उसने देखो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिमार्केट की थी, जो कि आज बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था वो बांग्लादेश बन गया, तो वहाँ पर भी डिप्लॉयड रहती है और इधर वेस्ट पाकिस्तान। तो इन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो भी स्टेट्स अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पर बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड किया। वो भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टेट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो रिपब्लिक डे पे जो टैब्ल्यू शो करनी थी, जो झांकियाँ निकालनी थी, उसमें केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के जो झांकियाँ हैं उनको इग्नोर कर दिया गया। तो वो भी बोला कहीं ना कहीं अलग अलग है। देखो इसमें पॉलिटिक्स भी थोड़ी ज़्यादा है, ध्यान रखें आप। बस हमें थोड़ा जानना है कि हाँ क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है, हमें पहलू दूसरा भी जानना ज़रूरी है।
प्लस 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 दैट्स ओके, पर माइनस क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है, तभी तो हम एक सॉल्यूशन मेकर बनेंगे, राइट। तो इस केस में ये हो जाता है कि इन सारे मुद्दों में देखो तो स्टेट्स के खिलाफ में यहां से लेकर इस वाले पैराग्राफ से लेकर यहां तक कि क्या फेडरलिज्म के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही चीजें बताई जा रही है, बाकी तो फिर बाद में आगे तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस मिलकर के ये कर रहे हैं, हेजेमनी की मतलब होमोजेनिटी, एक जैसी व्यवस्था लेके आना चाह रहे हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये देखो इतनी चीज़ें हम ला नहीं सकते, फिर लास्ट लिख नहीं सकते हमारे लिए। अब फिर लास्ट में एक चीज़ आ रही है कि आर्टिकल 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिक्लेयर किया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें देखो पावर का प्रॉपर डेवोल्यूशन होना जरूरी है, स्टेट्स को पावर मिलनी चाहिए, उनकी पॉलिटिकल पावर्स को ग्रैब करने के राइट यूनियन को नहीं मिलने चाहिए, सबको साथ में मिलकर के काम करने की ज़रूरत है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ यहाँ पे लास्ट में आते आते बताए हैं। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी मिल गई हमें, तो और तो क्या है, जो फेडरल रिलेशन की बात करें या फिर पावर्स की अगर बात की जाए कि किस तरीके से अलग अलग लेवल्स पे सरकारों के बीच में सब्जेक्ट्स को लेकर के रिलेशंस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो ये वाला जो आर्टिकल है इनसाइड द वायरस एग्जिट, इसमें ये बताया जा रहा है कि 1918 में जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, जिसकी वजह से बहुत दो सालों तक लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इस वायरस ने अपने आप को ऐसे सेटल किया कि आज उस जो इन्फ्लुएंजा 1918 में बहुत ज़्यादा हैवोक मचा चुका था, आज वो एक कॉमन कोल्ड बन चुका है। बेशक यहाँ पर पहले इन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया है कि डिस्क्लेमर है भाई मेरे आर्टिकल के लिए, क्या कि मेरा ये कहना नहीं है कि मैं कोई साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पे बोल रहा हूँ या कुछ और, मैं तो ये बस इतना सा बोल रहा हूँ कि हमारे पास में प्रीवियस एक्सपीरियंस अवेलेबल है। तो बोलो ओमिक्रॉन की जो इन्फेक्शन रेट है, ट्रांसमिसिबिलिटी, वो तो देखो ज़्यादा है, पर इसकी वजह से डेथ रेट है या फिर जो सीवियरिटी है बीमारी की वो डाउन हो रही है। इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं, पहला कारण कि जो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है वो, दूसरा कि ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट अभी तैयार हो गए हैं, तो वायरस भी कहीं ना कहीं इतना म्यूटेशन कर चुका है कि उसको भी पता है कि मैं मेरे होस्ट को ही अगर मार दूंगा तो फिर कैसे सेटल होऊंगा आगे आने वाले टाइम पे। तो ऐसे में वायरस भी एक तरीके से लिविंग थिंग है, तो वो भी अपने हिसाब से अपने घर ही ढूंढता रहता है। तो एक टाइम था जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था, SARS-CoV-2, इसका अल्फा वेरिएंट आया था, उसने थोड़ा सा हैवोक मचाया, और उसके बाद में डेल्टा वेरिएंट ने जितने भी वेरिएंट थे उनको टेक ओवर कर दिया, अकेला वेरिएंट बन गया जिसने सबसे ज़्यादा डेथ रेट का कारण बना। फिर उसके बाद में अब ओमिक्रॉन अब नया आया है वेरिएंट। अब ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ में आ रहा है, ना तो लंग्स को इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है, अगर डैमेज हो भी रहा है कहीं पे इन्फेक्शन हो भी रहा है तो हल्का फुल्का जुकाम जैसा होता है ना, जैसे सोर थ्रोट हो गया, गले में खराश रहना, गले में थोड़ा सा दर्द रहना, नाक बंद रहना, बोला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, वहां पर इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो बोले ये चीज़ें शो कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा वाला वायरस जैसे डिक्लाइन कर गया था ना, बोला वैसा ही कुछ अभी कोविड का भी हम ट्रेंड देख सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डर बिल्कुल भी नहीं है, जी डर बिल्कुल है, राइटर ने पहले बोल दिया डर है, पर हाँ ऐसा लगता है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, यही चीज़ बताई हुई है। तो इस पे एक बार आप रीडिंग मार दोगे तो और समझ में आ जाएगा। मेन जो चीज़ थी वो हमने देख ली। इसके आगे देखें, ये वाला जो आर्टिकल है ना, ट्रीट द पेन, इस आर्टिकल में देखो ईशान बख्शी जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर का डिस्ट्रेस की बात तो देखो हर कोई कर रहा है कि नरेगा में जॉब लेने के लिए जा रहे हैं लोग, नरेगा में 11 से 12 करोड़ लोगों ने जॉब मांगने की कोशिश की थी 2021 में, फिर बाद में वापस से डिक्लाइन हो गया, लगभग 9.5 करोड़ के लगभग रोजगार लेने वाले लोगों की लाइन लग गई। तो बोलो वो कहीं ना कहीं इसलिए नरेगा की तरफ जा रहे थे क्योंकि दूसरे जो इनफॉर्मल सेक्टर में इनकम थी वो कहीं ना कहीं अभी भी डाउन है। तो ऐसे में अपनी खुद की इनकम को सेव करने के लिए लोगों ने नरेगा की तरफ जाना समझा। पर इस चीज़ को हम ये कहें कि केवल इनफॉर्मल सेक्टर में डिस्ट्रेस है तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। हमें थोड़ा सा डेटा अगर एनालिसिस करें तो फॉर्मल सेक्टर में जो MSMEs काम कर रही हैं, बोलो उनके ऊपर एक बार आप कर्जा देखो। जो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, उस स्कीम का नाम है ESIC, दैट मीन्स इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, ECLGC, दैट मीन्स इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम के अंडर में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से RBI के द्वारा फैसिलिटेट किया था, RBI ने फैसिलिटेट किया था कि जिन MSMEs को डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है वो एक बार डिस्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए लोन ले ले, और लोन का अगर अमाउंट देखो तो लगभग
ओवरऑल फिगर देखा जाए ना डिस्ट्रेस का, तो एमएसएमईज पे 17.8 लाख करोड़ रुपए तक का आप देखो लोन है वो ड्यू चल रहा है एमएसएमईज पे। तो वो एमएसएमईज कौन सी है? जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। फॉर्मल सेक्टर का मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ये, जिसमें कम से कम 10 आदमी या 10 से ज़्यादा आदमी एक फर्म में काम करते हैं, नंबर वन। फिर उसके बाद में आप देखो सरकार के द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, जिनमें आप इंश्योरेंस की बात कर लो, या फिर जो रूटीन छुट्टी मिलनी, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होनी, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस केस में बोला इनफॉर्मल सेक्टर ही नहीं, फॉर्मल सेक्टर भी डिस्ट्रेस का सामना कर रहा है। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस आर्टिकल पे भी एक बार आप नज़र डालोगे, ठीक है ना। तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको तो हमने डिटेल में देख लिया, बाकी और तो बस ठीक है, इतना ही था। 2 आर्टिकल्स है, 2 पे आप नज़र डाल लेना जो मैंने बताया। इधर ये शेबी मूव, इसमें देखो ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में जिस तरीके से अभी वहाँ का जो प्रेस क्लब है उसको टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने, तो बोलो वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेस की फ्रीडम डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया मुझे आर्टिकल को कि हाँ हमें कैसे पिक करें। बस एक ये पॉइंट है कि कश्मीर में अभी रिसेंटली एक और कदम उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा, कि कैसे भी करके वहाँ की जो प्रेस है उसको भी कंट्रोल किया जाए, जो कि डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर ठीक बात नहीं है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिटेल में देख लिया। थैंक यू।